दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया भी था और एक घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए आपको बताया था कि कैसे अपराधीगण जो है तरीका अपनाकर नए नए तरीके अपनाकर क्राइम करते हैं। इसी तरह से मैं वर्ष 2015 से 2018 तक जीआरपी में नियुक्त रहा और जीआरपी में जीआरपी की कार्यप्रणाली और सिविल पुलिस की कार्यप्रणाली वैसे तो एक ही है, लेकिन जीआरपी में हम लोगों का कार्य का दायरा सीमित है। हम लोग स्टेशन और उसके अपने एरिया में सीमित रहते हैं। वहीं तक का हमारा जो है जुडिक्शन होता है, उतने काम करते हैं। बाकी ट्रेन में जो अंदर घटनाएं घटती हैं उनका खुलासा, उनका जो है अनावरण और जो सामान जाता है उसकी रिकवरी, ये सारे काम जो है जीआरपी वहाँ करती है। अक्सर जो है लोग ये सोचते हैं कि जीआरपी ट्रेन में जब हम सफ़र करते हैं तो सोचते हैं कि एसी बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं कि एसी में जो है ट्रैवलिंग जब आप करते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप ट्रैवल करते हैं। हम तो बिल्कुल सुरक्षित हैं, एसी में चल रहे हैं, यहाँ कौन आएगा। लेकिन दोस्तों बता दूं, सबसे ज़्यादा जो है घटनाएं एसी में ही होती हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से अपराधीगण उसको टारगेट बनाते हैं कि वो जानते हैं कि जो एसी में सफ़र कर रहा होगा तो वो अच्छा खासा ही कोई होगा और उसके पास सामान भी ठीक ठाक ही मिलेगा। तो ये सोच के वो उनको टारगेट बनाते हैं और बहुत इजी टारगेट भी बना देते हैं और आसानी से उनमें घटनाएं चोरी की या छिनैती की ये कर लेते हैं, क्योंकि रात में आदमी निश्चिंत होकर अपना सामान रख के सो जाता है, जिसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। यात्रीगणों को भी पता नहीं चल पाता जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, जब वो सामान देखते हैं, अपना मोबाइल देखते हैं, पर्स देखते हैं, बैग देखते हैं, तब उनको पता चल पाता है कि यार हमारा ये सामान चोरी हो गया है। तो ट्रेन में एक गैंग सक्रिय हुआ था उस समय कि ट्रेन में जो है अंदर वो चढ़ जाते थे और एक सुनसान जगह पर वो पहले उसका पता लगा लेते थे, वहाँ पर उस ट्रेन को रुकवा लेते थे। और वो भी बताऊंगा कैसे रुकवाते थे, लेकिन उनका कार्य का ये तरीका था कि वो सुनसान जगह पर वो ट्रेन को रुकवा कर और वो उसमें लूटपाट करते थे। तो उनका जो भी टारगेट रहता था, पैसा, जेवर, मोबाइल और भी कीमती सामान जो रहते थे वो अपना छीन के ले जाते थे यात्रीगणों से। घटनाएं जब उस दिनों इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, अधिकारी गणों के निर्देशन पर फिर ये प्लान तैयार हुआ कि भाई ये घटनाएं कैसे हो रही हैं, ये रेड सिग्नल हो जाता है, गाड़ी रुक जाती है कि कैसे हो रहा है। इस पर जो है विस्तृत जो है पूरा चर्चा हुई और टीमें तैयार हुई। उसमें मैंने अपनी टीम का नेतृत्व किया और उस समय में एसएचओ जीआरपी रामपुर था। तो ये घटनाएं बहुत हो रही थी। तो ऐसे ही एक घटना हुई थी रामपुर के क्षेत्र में, रामपुर और बरेली के बीच में। वहाँ पर अंधेरे में लगभग 2:30-3 बजे के आसपास जो है गाड़ी को रुकवा कर और लूटपाट हुई। तो हम स्पॉट पर पहुँचे, हमने देखा कि उसका जो सिग्नल था वो रेड था। रेड सिग्नल ऐसे नहीं हो सकता। कुछ अगर दिक्कत परेशानी होती है, कुछ होता है, कोई इमरजेंसी होती है तो तब ऐसी स्थिति पैदा होती है और सिग्नल रेड होता है। और वो भी वहाँ के अधिकारी, रेलवे के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा इस तरह से किया जाता है उनके द्वारा, और गाड़ी को रोक दिया जाता है। लेकिन ये तो इसमें वो लोग शामिल ही नहीं थे, रेलवे का कोई अधिकारी शामिल नहीं था इसमें। जो है ये कौन कर रहा था, ये खोज का विषय था।
उसके लिए फिर हम लोग लगे। घटना हुई, घटना में काफ़ी लूटपाट हुई, एफआईआर दर्ज हुई, उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, घटनास्थल का निरीक्षण हुआ, आसपास की में कुछ उससे संबंधित चीज़ें मिली घटनास्थल के आसपास। एक सज्जन का उसमें मोबाइल चला गया था, अच्छा खासा कीमती मोबाइल लिया था। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये मोबाइल कहीं चल जाएगा तो हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और हमने बिल्कुल सही सोचा था। कुछ समय बाद वो मोबाइल चल गया, और जब मोबाइल का डिटेल निकाला गया तो वो बुलंदशहर में एक थाना जंगीराबाद जंगीराबाद थाना पड़ता है, वहाँ पर एक गांव है अंधियार भजेड़ा नाम से, वहाँ पर वो मोबाइल चल रहा था। अब समस्या ये थी कि हम लोग वहाँ जब गए तो पता चला कि वो अच्छे खासे एक जो है लीडर का जो है लड़का था, कोई पार्टी से संबंधित था, वो उनका लड़का था। उसको कैसे पकड़ा जाए, पकड़ेंगे विरोध होगा। सक्रिय राजनीति में था वो उस समय उसका फादर। खैर, वहाँ के प्रधान से बात करके उस सब चीज़ों का गहन अध्ययन करके कैसे इसको पकड़े कैसे करें, तो वहाँ के प्रधान ने जो है हमारी हेल्प की। उसको साहब हम लोगों ने जो है पकड़ लिया, मोबाइल भी रिकवर कर लिया। मोबाइल रिकवर करने के बाद हम लोगों ने उससे इंट्रोगेशन किया, पूछताछ की अलग से। पूछताछ में उसने बताया कि मोबाइल उसने कहाँ से प्राप्त किया, कैसे मिला, वहाँ तक पहुँचे। उनसे पूछताछ हुई, उन्होंने बताया। इसी तरह से जो है पूछताछ करते हुए हम लोग जो है एक पिंटू पिंटू नाम का एक व्यक्ति था जो गैंग लीडर था, उसकी रणनीति पर ही ये लोग सब लोग काम करते थे, और वो उसी गांव का रहने वाला था। इन्हीं सब आदतों की वजह से गांव वालों ने उसको निकाल दिया था, उसको भगा दिया था वहाँ से, गांव से, कि वो ये सब हरकतें कर रहा था, मान नहीं रहा था, गांव की बदनामी हो रही थी, उसे भगा दिया गया था। उसने जनपद गाजियाबाद की पिलखुआ नामक जगह, आप लोग जानते होंगे, गाजियाबाद जिला है यूपी में, वहाँ पिलखुआ एक जगह पड़ती है जहाँ की बेडशीट बहुत फेमस है। वहाँ पर उसने अपना घर बनाया और वहाँ से ही अपना गैंग ऑपरेट करना शुरू किया उसने। बहुत ही शातिर था, कोई भी निशान अपना नहीं रखता था वहाँ पर, ताकि उस तक कोई पुलिस पहुँच पाए। और बहुत ही इतना शातिर था कि किसी के फ़ोन करने पर, बुलाए जाने पर, या वो जान जाता था कि वो कुछ है। वो आता नहीं था कभी भी। अपने गैंग के सदस्यों अगर उसको फ़ोन करते थे तो वो कभी नहीं आता था, वो फ़ोन करके बुलाता था, और उसके हिसाब से रूपरेखा बनती थी। और फिर गाड़ी को टारगेट बनाया जाता था, कौन सी गाड़ी पे आज हमें काम करना है, कौन सी गाड़ी अच्छी रहेगी, कहाँ अच्छा माल मिल सकता है, ये सब रणनीति बनती थी। और वो लोग शुरू हो जाते थे अपना घटना में। 5-7 लोग थे, हर एक व्यक्ति एक बोगी कवर करता था, और आपस में टेलीफोन के जरिए कम्युनिकेशन उनका रहता था, बातचीत करते रहते थे, रणनीति बनाते रहते थे, कहाँ गाड़ी को रोकना है वो पहले से उस जगह पर तय होता था। वो आदमी जब गाड़ी वहाँ पहुँचती थी तो वो गाड़ी रोक देता था, रेड सिग्नल हो गया। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि रेड सिग्नल कैसे हो जाता था। ये भी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ही ये बताया था मुझे हमको भी जानकारी नहीं थी कि रेड सिग्नल कैसे होता है। जब वो गैंग पकड़ा गया तो उन्होंने बताया कि सिग्नल से पहले जो पटरियाँ होती हैं उसमें गैप होता है, उस गैप में अगर सिक्का डाल के उस गैप को फिल करते हैं, दोनों मिल जाएं, तो वो सिग्नल रेड हो जाता है। उन्होंने बताया पूछताछ में बाद में। इस चीज़ की जानकारी हो गई हम लोगों को, यहाँ इस तरह से ये जो है करते हैं, सिक्का बीच में पट्टी के लगाकर और कुछ सिग्नल को रेड करते हैं, गाड़ी को रोक देते हैं, फिर गाड़ी में अच्छी तरह से लूटपाट करते हैं। वहाँ तक पहुँच गए, उसके लीडर के नाम पता चल गया कहाँ रहता है, उसको पकड़ना था। पहले जिसके पास मोबाइल बरामद हुआ था उसको लेके हम जो है पिलखुआ के उसके निवास को देखा गया, जहाँ उसका घर था उसको देखा गया। देखने के बाद फिर रणनीति तैयार की गई, कैसे इसको पकड़ेंगे, कैसे कवर करेंगे इसको, ये बहुत शातिर बदमाश है।
तो 5-7 दिन रेकी की गई उसकी, जो है कहाँ जा रहा है, कैसे क्या कर रहा है, घर में कितने वक्त आता जाता है। आस पड़ोस वालों से भी सहयोग लिया गया, पूछा, उन्होंने सहयोग किया, बताया। वहाँ भी कोई नहीं जानता था उसको कि ये क्रिमिनल है। वो अच्छा खासा मकान बना रखा था, वहाँ पर अच्छी एक रेपुटेशन थी, पैसा खर्च करता था लोगों में। तो जब लोगों को बताया उसके करतूतों के बारे में, तो लोगों ने भी सहयोग देने के लिए कहा, तैयार हुए। उन्होंने बताया कि हम सब जैसे ही आएगा हम आपको सूचित कर देंगे। आसपास के लोगों की मदद से हमें सूचनाएं मिलने लगी। उन सूचनाओं पर हम लोग सक्रिय हुए और उसको वहाँ से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद एक विस्तृत जो है थाने पर ले जाके इंट्रोगेशन हम लोगों ने की। तो उसने काफ़ी सारी घटनाएं बताई। उसी ने ये बताया था कि हम लोग जो है गाज़ियाबाद से चलते थे और प्लानिंग पहले हो जाती थी कि किस रूट पे घटना करनी है, कौन सी गाड़ी हमको आज रोकनी है। ये सब वो लोग अपना प्लानिंग करके चलते थे। और एक व्यक्ति पहले से ही वहाँ उस स्पॉट पर रहता था, उस सिग्नल के पास रहता था। जैसे ही वो गाड़ी, उसको टेलीफोन से आपस में वो बात करते थे और उनको बताते रहते थे गाड़ी कहाँ चल रही है, गाड़ी की लोकेशन। जैसे ही उसको लगता था गाड़ी अब आने वाली है नज़दीक, तो वो सिक्का और पटरियों के बीच में रख कर और वो रेड सिग्नल कर देता था, गाड़ी रुक जाती थी। फिर लूटपाट होती थी उस गाड़ी में। तो 5-7 सदस्य उनके रहते थे। विस्तृत जानकारी हुई, घटनाएं सब बताई उन्होंने कि कितनी घटनाएं की उन्होंने, जो है उनके सदस्यों के नाम उसने बताए। बहुत पूछताछ, बहुत कड़ी पूछताछ हुई, तो उसने बताया वो कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे उनको पकड़ा जाएगा। फिर प्लानिंग हुई कैसे पकड़ेंगे। तो कुछ 1-2 लोग अलीगढ़ में थे, जनपद अलीगढ़ पड़ता है यूपी में, आपने सुना होगा। 1-2 लोग वहाँ पे थे। कुछ लोग गौतम बुद्ध नगर जनपद है, जिसको नोएडा बोलते हैं, उसमें भी जो है दादरी एक तहसील पड़ती है, कुछ लोग वहाँ पर रह रहे थे। तो अब इन सबको जो है पकड़ने की प्लानिंग हुई। सबके नंबर मिल ही गए थे उससे, जो मेन का गैंग लीडर पकड़ लिया था हम लोगों ने। नंबर मिल गए थे, नंबर को ट्रेसिंग पर लगाया, लोकेशंस मिली हम लोगों को। तो सबसे पहले हमने जो है अलीगढ़ में जो है जाने का निर्णय लिया कि पहले अलीगढ़ चलते हैं, और जो इसके और शातिर लोग हैं, जो साथी सहयोगी हैं, उनको वहाँ से पकड़ा जाए। तो हम जो है पहुँच गए अलीगढ़, टीम लेके। 2 टीम लेके पहुँचे थे। एक टीम वर्दी में थी, एक टीम प्राइवेट में थी। तो हम लोगों ने रणनीति के तहत वही अपना काम किया। और उसने टेलीफोन से जो हमने पकड़ रखा था, उसी से हम बात करवा रहे थे उसके साथियों से। तो उसने जो है अपने साथियों से बात की, लोकेशन पता किया वो लोग कहाँ पर हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पता की कि हम कहाँ पर हैं। तो उन लोगों ने बताया कि हम कचहरी के सामने हैं, आज उनकी ये किसी मुकदमे में तारीख है, वहाँ जाना है। तो लोकेशन जान ली हम लोगों ने। तो हम लोग पहुँच गए उस लोकेशन पे। प्राइवेट हमारी टीम थी, वो पहुँची। उन्होंने जैसे तैसे वहाँ वकीलों के बीच में से जो है उठा के उनको गाड़ी में डाला और लेके चले आए। अब जो गौतम बुद्ध नगर के जो दादरी में जो लोग रहते थे, उनको पकड़ने की बारी आई। उनको पकड़ने का प्लान तैयार किया गया। तो पहले जो ये लोग पकड़े थे अलीगढ़ से, इनको पकड़ के फिर पहले जनपद रामपुर जीआरपी थाने पर वहाँ ले गए। फिर वहाँ से जो फिर दोबारा से 2 टीमें रवाना हुई अगले मुलजिमों को पकड़ने के लिए। गैंग लीडर हमने बिठा रखा था, क्योंकि वो लोग गैंग लीडर की बात मानते थे। उन्हीं उसका जब फ़ोन जाता था तभी वो लोग आते थे मिलने, और किसी की बात वो काम नहीं करते थे। तो हम लोग जो है पहुंच गए साहब, जो है रामपुर से चल के 2 टीमें। एक टीम जो हमारी थी वो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा पिछड़ गई, और हम वो बताए हुए स्थान पर जो वो गैंग लीडर बात कर रहा था, जहाँ उसको उसके साथीगण बुला रहे थे दादरी में, वहाँ हम पहुँच गए। लेकिन चूँकि वो थे 2, लेकिन आ गए वहाँ 5। और हमारी दूसरी टीम थी जिसमें 5 मेंबर थे, वो
ट्रैफिक में फंस गए, वो आ नहीं पा रहे थे। इधर जो है, जो 5 लोग आए थे वो इसको गैंग लीडर को फ़ोन करके बोल रहे थे कि भाई कहाँ हो आप, दिखाई नहीं दे रहे हो। तो वो टालता रहा कि बस मैं पहुंच गया हूँ, बस मैं पहुंच गया हूँ। लेकिन जब बहुत देर हो गई तो उनको भी शक हुआ या उनको कहीं जाना था। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम जा रहे हैं, अब हम बहुत देर से आपको का वेट कर रहे हैं, आप नहीं आ रहे हो तो हम जा रहे हैं, फिर मिलेंगे। लेकिन अगर वो चले जाते तो हमारी रणनीति फिर बेकार हो जाती, हमको तो पकड़ना था। अब यहाँ पर मैं दोस्तों एक चीज़ और बताऊँगा आपको कि देखिए हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, जनता के रखवाली के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। और आज के समय में हर विभाग का काम हम लोग करते हैं। अगर आपके यहाँ लाइट ख़राब होती है, आपके यहाँ सांप निकल आता है, आपके यहाँ पेड़ गिर जाता है, मेरे ख्याल से सबसे पहले आप लोग 112 ही डायल करते हैं और उसको बताते हैं। पहले 100 डायल करते थे, तो सबसे पहले आप पुलिस को याद करते हैं। लेकिन मैंने उस दिन देखा, जब मैं उसको लेके गया था और वहाँ पर जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि वो 5 आ गए थे और हमें 5 को फिर पकड़ना था, क्योंकि अगर एक भी छूट जाता तो फिर वो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाता। तो जब 5 को पकड़ने के लिए हम लोग 4 थे, क्योंकि एक वो पहले से गैंग लीडर बैठा हुआ था, उसके साथ में एक कांस्टेबल हमने बैठा रखा था कि भाई वो ना निकल जाए कहीं से हमारे हाथ से। तो जब हम 5 को पकड़ने के लिए निकले, पकड़ा हमने, तो बहुत जद्दोजहद हुई उनसे, बहुत उठक पटक हुई वहाँ पर जो है। और इस दौरान जो है कम से कम 500 की संख्या में भीड़ इकट्ठी थी वहाँ पर। और ये सब चीज़ें भीड़ जो है वहाँ देख रही थी। मैं कह रहा था कि हम लोग पुलिस, जीआरपी पुलिस से है और ये क्रिमिनल्स हैं, इनको पकड़ रहे हैं, इनको ये भाग रहे हैं, आप लोग हमारी मदद करिए। ये बहुत देर तक मैं इस चीज़ को कहता रहा और हमारी वहाँ उठक पटक होती रही, पर किसी सिंगल व्यक्ति ने हम लोगों की मदद नहीं की। दोस्तों कभी ऐसी स्थिति अगर आपको लगता है कि पुलिस को आपकी आवश्यकता है तो आपको करनी चाहिए। बाकी आप वीडियो मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन ही रहे हैं, क्या आपको लगता है क्या नहीं लगता है वो आप निर्णय लीजिए। लेकिन मुझे उस दिन महसूस हुआ, उस दिन देखा मैंने कि हम आप लोगों के लिए खतरे मोल लेते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में जब आपको दिखाई देता है कि लगता है कि पुलिस को मदद चाहिए तो आपको करनी चाहिए। ठीक है साहब, जद्दोजहद करते हुए किसी ने हमारी मदद नहीं की, लेकिन हमने जो है उन 5 को जो पकड़ लिया। उसके बाद हमारी जो है जो दूसरी टीम जो है, जो पिछड़ गई थी ट्रैफिक की वजह से, वो भी आ गई। हमको बल मिल गया, हमने सब 5 को, और वो अंदर एक बैठा था, पकड़ के हम अपना जो है लगभग 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे में अपना रामपुर पहुंच गए। रामपुर इन्वेस्टिगेशन, फिर इंट्रोगेशन किया उनको जो है। और जहाँ जहाँ उन्होंने पीलीभीत, खुर्जा, अलीगढ़, बुलंदशहर, रामपुर, बरेली, गाज़ियाबाद, इतनी जगह पर इन्होंने घटनाएं की और अच्छी खासी घटनाएं की। उसमें लूटपाट की घटनाएं, ये लूटपाट ही करते थे गाड़ी को रुकवा कर। तो वो सारी घटनाएं इन्होंने कबूली, बताया। फिर संबंधित सभी को जो है, मुरादाबाद में भी घटनाएं की, उनको बताया। सभी जीआरपी स्टेशन पर सभी एसएचओस को बताया गया कि भाई इस तरह से उनके यहाँ पर वो घटनाएं से संबंधित एफआईआर दर्ज थी। तो वो लोग भी इंट्रोगेशन के लिए आए, उन्होंने अपनी पूछताछ की, सामान कहाँ बेचा, मोबाइल कहाँ दिया, किसको दिया। फिर साहब पूरा रिकवरी शुरू हुई, एक भारी मात्रा में रिकवरी हुई। लेकिन ये जो गैंग था वो इतना सक्रिय था कि कई बार पकड़ा गया, जेल गया, लेकिन जेल से वापस आने के बाद फिर उन्होंने वही अपराध किए। तब मन में ये विचार आया कि अब ये जो है अपराध इस तरह के कर रहे हैं, इस पर विराम लगे। कैसे विराम लगे, कैसे ये लंबे समय तक जेल में रहें, जिससे शांति बनी रहे जीआरपी में, ट्रेनों में जो घटनाएं हो रही हैं उनमें कमियां आए, लोग सुरक्षित ट्रेन में चल पाएँ, लोगों का सामान और ये सब सुरक्षित रहे। तो देखा गया क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री थी। बहुत एक एक आदमी पर 15 अपराध थे, भिन्न भिन्न थानों में, अलीगढ़, बुलंदशहर, खुर्जा, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, इन सब जगहों पर अपराध पंजीकृत, पीलीभीत में भी पंजीकृत थे।
तो सभी जगह से क्रिमिनल हिस्ट्री जो है मंगा कर देखी गई। तो फिर उसके बाद इन सभी के ऊपर गैंगस्टर की तैयारी की और गैंगस्टर तैयार करके गैंगस्टर में इनको जेल भेजा। फिर 1 साल तक जो है ये पूरा गैंग जेल में रहा। तो इस तरह से हमने ये जो है ट्रेन में जो घटनाएं करते थे और ऐसी लूटपाट की घटनाएं करते थे, ये चोरी नहीं करते थे, गाड़ी रुकवा कर लूटपाटी करते थे। तो इन जो है अपराधियों पर, ये 7 अपराधी थे, इनको हमने गैंगस्टर में निरुद्ध कराया। 1 साल तक इनकी जमानत नहीं हुई, बहुत शांति रही इस पूरे रूट पर। इस तरह की घटनाएं तो टोटली बंद हो गई, क्योंकि यही गैंग कर रहा था, पिंटू का। तो दोस्तों, ये घटना मैंने आपको बताई और विशेषकर मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि कभी जो हम लोगों के साथ हुआ, हम लोग जब दादरी पहुँचे थे और किसी ने हमारी मदद नहीं की, तो मेरा आप लोगों से सबसे यही निवेदन है कि कभी भी ऐसी परिस्थिति आपको लगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे लिए आप जो है अपनी जान को खतरे में डालें, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि आप पुलिस की मदद कर सकते हैं, सक्षम हैं, और तो करनी ज़रूर चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे उस समय याद आया था कि 500 लोग खड़े हुए हैं, कोई भी मदद के लिए नहीं, और जिनको हम पकड़ रहे थे वो हार्ड क्रिमिनल थे और ऐसे लोगों को पकड़ रहे थे जो समाज में आप लोगों का नुकसान कर रहे थे, ट्रेन में जो है सफ़र करने वालों का नुकसान कर रहे थे, चोरी लूट कर रहे थे, घटनाएं कर रहे थे, कीमती सामान ट्रेन से उड़ा ले जा रहे थे। तो वही सब कर रहे थे हम, आप ही के लिए काम करते हैं। तो कभी दोस्तों, अगर हमें आपकी मदद की आवश्यकता हो, आपको महसूस हो, तो स्वयं आगे आके करनी चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। आगे और भी घटनाएं मैं आपको बताऊंगा जो स्वयं मैंने जिनका अनावरण किया है, मैंने घटना को खोला है, कैसे कैसे टेक्निकली मैंने उन घटना को खोला है, मैं बताऊंगा आपको। इसमें हर तरह के अपराध हैं, साइबर क्राइम है, लोगों के पैसे जो है खातों से चले जाते हैं, कैसे चले जाते हैं, कैसे हमने उस पर वर्क किया, कैसे उनको घटना को खोला, कैसे अपराधी पकड़े, कैसे खाते में गया हुआ पैसा सीज कराया, वापस कराया। तो वो सारी घटनाएं मैं आपको समय समय पर बताऊंगा। ये घटना आपको कैसी लगी, अगर आप मेरे चैनल पर देखें और तो ज़रूर मुझे उसमें अपने कमेंट के द्वारा बताइए कि मैं ये कैसी घटना थी, ये क्रिमिनल्स हमने पकड़े थे, इस तरह से पकड़े हमने, आप कैसा लगा आपको जो है। बहुत इस घटना को खोलने में हमको कई बार हमारे ऊपर फायरिंग भी हुई, क्योंकि अपराधी एक बार में पकड़ में नहीं आए थे, कई बार हम लोगों ने प्रयास किया, तो फायरिंग भी, वो सब भी झेलना पड़ा हमारी टीम को, हमको सबको जो है, तब जाके ये चीज़ें हम जो कर पाए। तो दोस्तों, अगर चैनल आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और आने वाले समय में बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको घटनाएं बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग घटनाएं। तो आपको लगेगा कि किस तरह से हम लोग, पुलिस किस तरह से काम करती है और कैसे कैसे टेक्निकली घटनाएं खोलती है। क्रिमिनल्स भी इतने टेक्निकली आगे बढ़ गए हैं कि वो अब साइबर क्राइम की तरफ बढ़ गए हैं। आपके खाते से पैसा करना, आपको जो है आपके मोबाइल को हैक करके आपके पूरे पासवर्ड को हैक कर लेना, उससे ट्रांजेक्शन कर लेना, और भी कई तरीके हैं। तो मैं ऐसे किस्से बहुत बताऊंगा आपको, और हर एक उसमें अलग एक अपराध करने का तरीका आपको सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, आपको सीखने को भी मिलेगा, और सतर्क भी रहेंगे आप इससे। जागरूक तो आप है ही है, मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा और आपका ध्यान आकर्षित होगा और आप उसको सजग रहेंगे आगे के लिए, आपके साथ भी कोई ऐसी घटना ना हो पाए। तो दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे मैं ज़रूर बताऊंगा और घटनाएं बताऊंगा। ये मैं अपनी घटनाएं बता रहा हूँ, वो और किसी की नहीं है, मैंने ही जो घटनाएं खोली वही बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आपने मुझे सुना।